दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय। आप जान लीजिए, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। दोस्तों संविधान स्वयं न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। तो याद रखिएगा, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो उत्तर है गोलकनाथ केस में। दोस्तों आप जान लीजिए, गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है किस अधिकारिता के अंतर्गत? तो याद रखिएगा, प्रारंभिक अधिकारिता में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं किस वाद में? तो ये है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। और अन्य के वाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है कैसे? तो उत्तर है संसद द्वारा बनाए गए कानून से। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता जनहितवाद से संबंधित है। दोस्तों भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा 1970 के दशक में अस्तित्व में आई और न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, PIL से जुड़े व्यक्ति कौन हैं? तो न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर PIL यानी जनहित याचिका से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, ये न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, PIL का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। दोस्तों PIL का अर्थ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका है। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो उत्तर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, भारत और USA दोनों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक या संरक्षक कहा जाता है और संविधान का निर्वचन करने का कार्य उच्चतम न्यायालय करता है। संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है और साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में रिटें जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो ये है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। दोस्तों, 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णित किया था कि संसद संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बाद में इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उलट दिया गया और कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इसी वाद में यानी केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऐतिहासिक निर्णय किस वाद में दिया? तो ये था केशवानंद भारती वाद 1973। अगला प्रश्न है, किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है किस क्षेत्र अधिकारिता के अंतर्गत? तो उत्तर है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निर्णय करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार यदि कोई विवाद भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच हो, एक ओर भारत सरकार और राज्य तथा दूसरी ओर एक राज्य या राज्यों के बीच हो या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच हो, इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय करता है और ये उसकी आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो उत्तर है, मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से। और भारत के संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य किसी स्थान पर अधिनिष्ठ यानी सिट होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके कितनी निश्चित की गई है? तो उत्तर है 34। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है? तो उत्तर है, मुख्य न्यायमूर्ति प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रिट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो ये है परमादेश रिट। दोस्तों, परमादेश रिट का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं या हमारा आदेश है और इसके तहत यदि कोई लोक प्राधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा उसे अपने कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। और आप जान लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। और आप जान लीजिए, संविधान की 3री अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को। और संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए निर्देशित कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए ही बाध्य है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। इसमें देखिए, गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है, शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार से, मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से और केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक उपबंध क्या है? तो ये है अनुच्छेद 124(2). दोस्तों, इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वो न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण ये दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो आप जान लीजिए न्यायिक पुनरीक्षण ये दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्न लक्षण समान रूप से विद्यमान हैं, तो कौन है? एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है और ये लक्षण भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप जान लीजिए दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और आप जानते भी होंगे सबसे पहले 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसनवाद में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई नवीनतम यानी अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है जस्टिस वेंकट चलैया। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मानेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तो याद रखिएगा, संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई अंतिम समिति जो अब तक की है उसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया थे। संविधान की समीक्षा के लिए वेंकट चलैया समिति का गठन कब किया गया था? तो फरवरी 2000 में। अगला प्रश्न है, किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका भारत के संविधान का एक अंग है? तो ये है दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। आप जान लीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। और बेरुवाड़ी संघ 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। हालांकि बेरुवाड़ीवाद में उसे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत न्यायालय विधायिका द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका स्थापित किया गया था? तो उत्तर है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएयर थे। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1937 में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके तहत जो न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय है, विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आप जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा, संसद के अधिनियम द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। और भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, कहाँ पर? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति पर्याप्त नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वो ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है, अन्य किसी भी न्यायालय के संबंध में नहीं है। अगला प्रश्न है, किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? तो रिट अधिकारिता के कारण, क्योंकि दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत समान रूप से रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध मौलिक अधिकारों से है और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो ये है उत्प्रेषण रिट। दोस्तों, उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है और प्रतिषेध रिट के तहत वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेधादेश में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल। तो उत्तर है अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। इसका अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल। अगला प्रश्न है, कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या होता है? तो ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रिट का अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो आप जान लीजिए, न्यायिक व्याख्या। दोस्तों न्यायिक व्याख्या जो है वो भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है, और हमारे संविधान में संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा जैसे किसी सिद्धांत का प्रावधान मूल रूप में नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इस सिद्धांत का विकास हुआ है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के संशोधन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया और न्यायालय की नई व्याख्या के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संविधान के मौलिक बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, डी.वी. चंद्रचूड़, एम.सी. महाजन, एस. मुखर्जी और पी.एन. भगवती में से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? तो दोस्तों डी.वी. चंद्रचूड़ ये कभी भी देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो न्यायिक पहल के द्वारा दोस्तों जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्यवस्था की शुरुआत हुई है, और भारत में जनहित याचिका को आरंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द कोलेजियम का संबंध किससे है? तो उत्तर है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोलेजियम संबंधित है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। और याद रखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था का या उसकी स्थापना का निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय की सेवा अधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना सर्किट बेंच अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे नियंत्रण में कार्य करता है किसके? तो याद रखिएगा, जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद दोस्तों आइए उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत क्रम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं यानी रिट जारी कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। आप जान लीजिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, आवास, पेंशन आदि को समय समय पर संसद द्वारा विनिश्चित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद केवल वित्तीय आपात को छोड़कर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? तो 50 पद स्वीकृत हैं, और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में और एक खंडपीठ जयपुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं,
उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को उसके सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। तो याद रखिएगा, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल दोस्तों राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से सिफारिश के आधार पर करता है। ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।